है सर, ये चंपारण बापू की कर्मभूमि है और यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ पे विगत कई कार्यकाल से एनडीए और भाजपा अपना सीट जमाए हुए हैं। ऐसे में आपका जो संगठन है आकर राजनीतिक जो शुरू करने जा रहा है अपना, उसमें क्या लगता है कि आपको इस चंपारण में जो भाजपा का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है, वो आपको सपोर्ट करेगा, आपको समर्थन देगा और आपको विधानसभा में भेजेगा? देखिए, एनडीए का गढ़ नहीं है और इस बार आप पूछिएगा जितने भी एनडीए के दावेदार थे चुनाव तो जीतने में सफल हुए हैं, लेकिन मार्जिन सबका घटा है। जो भी लोकसभा का क्या है, आपके जो उम्मीदवार थे यहाँ से भी जीते या कई और जगह से, वो पिछले बार 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख से चुनाव जीते थे और इस बार काउंटिंग से पहले उनकी हालत बहुत ख़राब था। तो लोग बदल रहे हैं अपनी सोच को। ये लोकसभा का चुनाव था, मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होंगे। अभी आप देखिए, आप जिस इलाके में हैं, बाढ़ का जो है समस्या बराबर यहाँ होता है, उत्पन्न होता है, लेकिन इतने वर्षों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या समाधान किया, अभी कुछ दिन के बारिश में पता लग जाएगा। तो शुक्र है कि भाई कुछ 2 दिन से धूप निकल रहा है, बारिश नहीं हो रही है, वरना जिस तरह का बारिश हो रहा है अगर वो 4-5 दिन हो जाए तो पूरा इलाका का क्या हालत होता है, अस्पताल का क्या हालत होता है, सड़कों का क्या हालत, छिपा हुआ नहीं। तो विधानसभा के मुद्दे बहुत अलग होते हैं, अलग होंगे और आप देखिएगा कि इस बार एक बिहार की राजनीतिक करवट लेने जा रही है। नए मुख्यमंत्री, नई पार्टियां और नए उम्मीदवार विधायक के रूप में आप देखने जाएंगे। इस बार का फैसला विधानसभा का हो सकता है कि चुनाव इस नवंबर में भी हो जाए, इसकी भी प्रबल जो है चांसेस हैं। पुराने राजनीतिक आप जानकार हैं सर और पूरे राजनीतिक कैरियर आपका है। ये बताइए, ये जो बार बार बिहार में 2 साल वो रहें 2 साल ये रहें और गठबंधन महागठबंधन के द्वारा ये जो सरकारें बनती हैं, वो क्या मतलब बिहार वासियों के लिए हितकारी है या अहितकारी है? देखिए, बिहार सबसे बदनसीब इसलिए है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 साल में सरकार अगर बदलती रहे तो चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं, अफसरशाही नहीं बढ़ता। हम बहुत बदनसीब हैं कि जो भी सरकारें आई वो लगातार आई और इसी कारण हम सबसे बदनसीब माने जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिसके सबसे कम विधायक है वो मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की तबीयत को लेकर के सबके सामने जग जाहिर है, अब उनको जो है अपने उत्तराधिकारी को या आगे करके अब नौजवान को मौका देना चाहिए। तो बिहार की बदनसीबी है। और ये जो आपने कहा कि 2 साल में एक ही बार में, मैंने एक टर्म में 2 बार 3 बार सरकारें बदलती हैं, ये बहुत बिहार की छवि को पूरे देश में ख़राब किया जा रहा है। बिहार अपने सिद्धांत के लिए, अपने एक ज़बान के लिए जाना जाता था कि भाई एक बार वादा कर दिया तो उसको निभाते हैं। ये चीज़ें राजनीतिक में जो है उसके स्तर को गिरा रहा है और बड़े बड़े नेताओं को देख करके छोटे छोटे जो मुखिया सरपंच और जो नीचे की पॉलिटिक्स करते हैं वो भी कहते हैं कि जब नीतीश जी पलट गए तो हम कौन से ये हैं। तो ये गलत चीज़ें हो रही हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम बदनसीब हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति का स्तर और बढ़ेगा और ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। आगे आपका भी किसी पार्टी से गठबंधन होगा या फिर आप अकेले ही रहेंगे? देखिए, वो परिस्थितियां तय करेगी और उसके लिए आला कमान है और हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, वो निर्णय लेंगे। लेकिन निश्चित रूप से दलित की हम लड़ाई लड़ते हैं। अगर कोई उस तरह का संगठन आता है जो गरीब दलित के लिए काम करता हो तो हम लोग संगठन कर सकते हैं। एक सर और अंतिम सवाल है सर आपसे। कभी कभी कहा जाता है कि असुद्दीन ओवैसी साहब भाजपा की बी टीम है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि 2 धड़े के बीच में जब भी कोई तीसरी पार्टी आने का प्रयास करे तो उसको बी टीम कहा जाएगा। जनसुराज को भी बी टीम कहा जाता है, असुद्दीन ओवैसी साहब को भी बी टीम कहा जाता है। कोई भी दूसरा पार्टी अगर आएगी तो इनकी बौखलाहट होती है। दोनों चाहते हैं कैसे हम दोनों में ही लड़ाई हो, कभी हमको खीर मिले कभी उसको मिले। आपने देखा होगा पूर्णिया में तेजस्वी जी ने क्या कहा था कि भैया तो इंडिया को वोट दो या एनडीए को वोट दो। हार स्वीकार है, लेकिन कोई दूसरा या तीसरा ना आ जाए उसमें बेचैनी लोगों को रहती है। तो हम लोग अपना ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों ने एक पतंग फाउंडेशन बनाया है, उस फाउंडेशन के माध्यम से मरीजों को कैसे मदद करें। बिजली जो स्मार्ट मीटर लगा करके जो प्रताड़ित किया जाता है, नियम ये है कि हर हफ्ते आपको कैंप लगा करके लोगों को सिखाना है, ट्रेनिंग देना है कि कैसे स्मार्ट मीटर को रिचार्ज किया जाता है। और आप खून चूस रहे हैं बिहार जैसे गरीब राज्य का, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के हमारे कम पढ़े लिखे लोग, जो हमारी जनता है, उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। एक पतंग फाउंडेशन के माध्यम से भी हम लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में जगह बनाएंगे और आने वाले समय में संगठन बहुत मजबूत होगा। जो हमारे वोट हैं वो भी हम लोग अपने ईवीएम तक पहुंचा सके, इसका हम लोग मजबूती से प्रयास करें। एक परिचय दीजिए। राणा रंजीत सिंह, शिवहर लोकसभा से मैं चुनाव लड़ा था। मेरे पिताजी पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के रहे। आज आपका बेतिया में आगमन हुआ है, क्या खास वजह है एआईएम के मीटिंग में कि आपका बेतिया में आगमन हुआ है? देखिए, इस बार एमआईएम जो है
तिरहुत प्रमंडल के 48 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। उसी कड़ी में हम लोग 6 जिला में जाकर के मजबूत लोग जो संगठन से पहले से जुड़े हुए हैं या ऐसे लोग जो जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके संगठन को मजबूत करने का प्रयास। मैं शिवहर का लोकसभा चुनाव लड़ा था, हमारे पास बहुत अच्छा वोट था, लेकिन संगठन हमारा व्यवस्थित नहीं था, संगठन बना हुआ नहीं था पंचायत स्तर और बूथ स्तर का, इसलिए हम लोग चोट खाए, चुनाव नहीं जीत पाए। तो जो चोट मुझे लगा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे किसी दूसरे भाई को जो वो चुनाव लड़ने जाए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव लड़े, प्रमुख का लड़े, जिला परिषद का लड़े, मुखिया का लड़े, क्योंकि हमारी पार्टी जो है समर्थित उम्मीदवार पंचायत में भी लोगों को उतारने जा रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की राजनीति बदलती हुई नज़र आ रही है। सीमांचल के हालात आपने देखे हैं, जिस तरीके से MIM के 4 विधायकों को RJD ने तोड़ा था, उसका हश्र ये हुआ है कि सारे मुसलमान ने जो है RJD का साथ छोड़ दिया है। कल चुनाव बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा, रुपौली इलेक्शन में क्या हुआ। एक मुसलमान मतदाता जो है RJD को नेग्लेक्ट किया और एक निर्दलीय उम्मीदवार के साथ गया। पप्पू यादव जी के चुनाव को भी आपने देखा कि सीमांचल में 4 AIMIM के जो विधायक उन्होंने तोड़े, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और दूसरा जो है, न केवल मुसलमान, दलित से लेकर के हर एक व्यक्ति जो है अब जागरूक हो गया है और एक गुलामी की जंजीरें जो है हमारे मतदाता बिहार के उन्होंने तोड़ने का जो है निश्चय ले लिया है। अगले विधानसभा में आप देखेंगे कि बहुत क्रांतिकारी फैसला आने जा रहा है और MIM ने एक लक्ष्य बनाया कि हमारा जो है कम से कम 50 विधायक अगले सरकार में हो और सरकार में अहम भूमिका, निर्णायक भूमिका में MIM अपने भूमिका को अदा करे, ताकि खास करके दलित और अक़लियत के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के हम लोग लड़ें और उनको न्याय दिलाएं, उनका अधिकार, उनका हक उनको दिला सकें। इसी कड़ी में संगठन को मजबूत करने हम लोग बेतिया जिला में आज आए हैं। बेतिया के हमारे नूर भाई से लेकर के जितने भी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सब के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। कौन विधानसभा से किस कैंडिडेट को हम लोग चिन्हित कर सकते हैं, किस पंचायत से, कहाँ जिला परिषद से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर। डॉक्टर साहब है बहुत मजबूती से पिछले बार जिला परिषद का चुनाव लड़े थे, तो ऐसे कई मजबूत लोग, कुछ प्रमुख लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं, बैठक कर रहे हैं। लगातार ये बैठक का दौर होता रहेगा और बेतिया मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे मजबूत जिला उभर करके निकलेगा।